नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एडुटेरिया 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 4 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी पर डूबकर परमयोग को प्राप्त किया था। कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी पर डूबकर परमयोग को प्राप्त किया था। ऑप्शन ए सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन बी तैलप द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य पंचम, ऑप्शन डी जयसिंह द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 2। इसमें कह रहा है कि चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है किसका, तो चोल मंदिरों का, ठीक है। ऑप्शन ए है मंडप, ऑप्शन बी है शिखर, ऑप्शन सी है विमान, ऑप्शन डी है गोपुरम। तो इसका सही उत्तर होगा विमान, ठीक है, विमान। ऑप्शन बी में देखिएगा शिखर। तो शिखर क्या है, तो विमान के ऊपर गुंबद आकार का जो टोपी रहता है, विमान के ऊपर जो गुंबद आकार का टोपी रहता है उसे क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं, ठीक है। और गोपुरम किसे कहते हैं, तो प्रवेश द्वार है। गोपुरम क्या है, तो प्रवेश द्वार है। लेकिन चोल मंदिरों में ये सब स्थित रहता है। लेकिन चोल मंदिरों में पूछ देगा कि उनकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो विमान है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 3। इसमें कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है। ऑप्शन ए अतीश दीपंकर, ऑप्शन बी ज्ञानपद, ऑप्शन सी रक्षित, ऑप्शन डी रत्नाकर। इसका सही उत्तर होगा आपका अतीश दीपंकर। क्या होगा, अतीश दीपंकर, ठीक है। और देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया, पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो धर्मपाल ने किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो गोपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया, ठीक है। और नेक्स्ट है, एक है उदंतपुरी बौद्ध मठ, उदंतपुरी बौद्ध मठ, और एक है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो ये दोनों कन्फ्यूजन नहीं होना है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बोलेगा तो गोपाल मारना है, लेकिन वहीं उदंतपुरी बौद्ध मठ बोल देगा तो देवपाल। बौद्ध आ गया, यानी बौद्ध क्या है, देव है, यानी भगवान है, तो देवपाल याद रखिएगा। और सिर्फ उदंतपुरी विश्वविद्यालय बोलेगा तो गोपाल याद रखिएगा। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो धर्मपाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, घटना और वर्ष दिया हुआ है। तो दिया हुआ बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब किया गया, तो अफजल खान की हत्या जो हुआ वो 1659 में किया गया था। शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या कब किया गया था, 1659 में। फिर शिवाजी के द्वारा जो है दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब किया गया था, तो शिवाजी के द्वारा जो है दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब किया गया था, 1663 में किया गया था। सूरत की पहली लूट, तो सूरत की पहली लूट 1664 में, और सूरत की दूसरी लूट कब हुआ, 1670 में। याद रखिएगा, सूरत की पहली लूट कब हुआ, 1664 में, सूरत की दूसरी लूट 1670 में। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी डी सी। तो ए सी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें कह रहा है आपको कि दिल्ली दोहरे दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी शेरशाह का मकबरा, ऑप्शन सी बाबर का मकबरा, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है, तो हुमायूं का मकबरा। और ये हुमायूं का मकबरा जो है वो भारतीय और फारसी जो है कला का जो है मिश्रण है। भारतीय और फारसी कला का मिश्रण है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। वहीं पूछ देगा बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो काबुल में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, ठीक है। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनाया अकबर ने, तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया, तो अकबर के द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था। यानी मजलिस ए खलवत का अर्थ क्या होता है, मंत्रिपरिषद। दिल्ली सल्तनत के मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा विभाग जो है शामिल नहीं था। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए में है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा किस विभाग से है, पत्राचार विभाग से। ऑप्शन ए में बी में है आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक किस विभाग से है, सैन्य विभाग से। ऑप्शन सी में सद्र उस सद्र, ठीक है। और ऑप्शन डी में है वजीर।
तो जो मंत्रिपरिषद में है वो सदर उस सदर जो है नहीं रहता था, ठीक है, सदर उस सदर। और सदर उस सदर किस विभाग से संबंधित था? तो धर्म और दान विभाग से संबंधित सदर उस सदर था। दीवान हिंसा किस विभाग से? पत्राचार विभाग से। आर्य जे मुमालिक सैन्य विभाग से। और आर्य जे मुमालिक का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 7, इसमें कहा रहा कि चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? ऑप्शन ए 120 अध्याय 8 खंड, ऑप्शन बी 100 अध्याय 5 खंड, ऑप्शन सी 80 अध्याय 7 खंड, ऑप्शन डी 60 अध्याय 8 खंड। तो ऑप्शन ए में क्या है? 120 अध्याय 8 खंड, यही उत्तर होगा, ठीक है। चरक संहिता कितने अध्यायों में? तो 120 अध्याय में। खंड कितने? तो 8 खंड में। ये दोनों याद रखिएगा, 120 अध्याय 8 खंड में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? यानी भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी A.B. ठक्कर, ऑप्शन सी गुरुसेन सान्याल, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए भील सेवा मंडल की स्थापना जो है 1922 में किसके द्वारा किया गया? तो A.B. ठक्कर के द्वारा। अमृतलाल विठललाल ठक्कर, ठीक है, अमृतलाल विठलदास ठक्कर जो है भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किए थे। ऑप्शन ए में गुरु गोविंद सिंह, तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किए थे। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था? 1699 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 9 में, इसमें क्या कह रहा? इसमें आपको कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त कथन में कौन सा सत्य है उसकी पहचान करें। ऑप्शन ए में है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। ऑप्शन 2 में है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर ऑप्शन 3 में है 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो तीनों सत्य है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था, बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ये भी सही है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता कौन था? W.H. रसूल था। वहीं पर पूछ देगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन में जो विरोधी दल का नेता कौन था? डिज़रायली था। विरोधी दल का नेता कौन था? डिज़रायली था, ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के समय में सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपको? तो 1, 2, 3 डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 10, इसमें कह रहा कि सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी, ठीक है। वंदे मातरम पुस्तक किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तराने हिंद कहा जाता है, सारे जहां से अच्छा को जो है क्या कहा जाता है? तराने हिंद, जो मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। और गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा, गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। प्रश्न संख्या 11 में आइए, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 12, इसमें कहा कि सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए, ठीक है। और कब किया गया था? 16 अगस्त 1946 को, याद रखिएगा। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कब किया गया था? 16 अगस्त 1946 को। और वहीं पर एक बार 1937 में जो चुनाव इस्तीफा दे दिए थे आपको कांग्रेस वाला, तो उसी पर जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कब? बोल देगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। और सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। दोनों याद रखिएगा, भी आई है। नेक्स्ट प्रश्न आइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा आपको संयुक्त प्रांत, ठीक है, ऑप्शन ए होगा संयुक्त प्रांत। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 14। इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए में है 1909, ऑप्शन बी में है 1915, ऑप्शन सी में 1919, ऑप्शन डी 1922। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909। हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी। ऑप्शन 1903 में जो है इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखे थे महात्मा गांधी ने। 1903 में इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखे थे, ठीक है, याद रखिएगा। हरिजन कब लिखे थे? तो 1933 में। हरिजन पत्रिका का संचालन कब किए थे? 1933 में। और नवजीवन और यंग इंडियन यह जो है 1919 में। नवजीवन और यंग इंडिया कब लिखे थे? 1919 में लिखे थे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 में आइए। भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले नंबर तो याद रखिएगा भारतीय दंड संहिता कब आया था? 1860 में आया था, में अधिनियमित हुई, ठीक है। का मसौदा तैयार करने वाला आयोग का अध्यक्ष कौन था? किसने की थी? यानी आयोग की अध्यक्षता किसने की? या फिर ये भी पूछ सकता है आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और इस समय जो वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे वाइसराय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 16। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 17। इसमें कह रहा है आपको कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया भारत के संविधान में? ऑप्शन ए भारत संविधान की प्रस्तावना में किया गया, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया, या ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में किया गया, या ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में किया गया। किसमें किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 51 में, ठीक है। अनुच्छेद 51 में डीपीएसपी के कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में किया गया। मूल कर्तव्यों की चर्चा जो है हमारे भारतीय संविधान का कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 51 के काम में है, ठीक है, और भाग 4 के काम में है, याद रखिएगा। फिर इसमें मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसी में मूल कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो है उस समय कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 थे। उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है जोड़ा गया। वहीं पर पूछ देगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 0। कितनी थी? 1 भी नहीं थी, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वहीं मौलिक अधिकार पूछ देगा, तो मौलिक अधिकार मूल संविधान कितने थे? 7, लेकिन उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो 7वां खत्म कर दिया गया। और कितने मौलिक अधिकार हम लोग के बचे हैं? तो 6। फिर नेक्स्ट आइए प्रश्न संख्या, फिर एक यहाँ पर भी है कि 9वीं अनुसूची की चर्चा है। तो 9वीं अनुसूची जो है आपको भूमि सुधार से संबंधित है, और ये जो है पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 18। इसमें कहा रहा है कि सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? ऑप्शन ए जन लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने के लिए, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए, ऑप्शन सी दूरसंचार घोटालों की छानबीन के लिए, ऑप्शन डी कॉरपोरेट लॉबिस्ट घोटाले में फोन टैपिंग की जांच के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी, ठीक है। सुंगलू समिति का नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इसमें कहा रहा कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो 6 माह तक, ठीक है। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखता है? तो 6 माह तक जो है रख सकता है। लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रख सकता है? तो 14 दिन तक, याद रखिएगा। अब विधान परिषद जो साधारण विधेयक को जो है कितने दिन तक रखता है? तो 4 महीना। पहले 3 महीना, उसके बाद 1 महीना और दिया जाता है, यानी 4 महीना कुल मिलाकर रखता है विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 20। कह रहा कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? किसके द्वारा मतलब लगाया जा सकता है, आयोजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कोई भी व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन बी
कोई भी अधिवक्ता द्वारा, ऑप्शन सी कोई भी मान नेता द्वारा, ऑप्शन डी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो। देखिए जनहित याचिका वही है जब कोई व्यक्ति है जो किसी कारणवश फंस गया है और उसके पास जो है कानून यानी आपको न्याय के लिए वो कोर्ट नहीं जा सकता है, तो हम उस व्यक्ति को सहायता करने के लिए हम जो है याचिका जो है दायर कर सकते हैं। कहाँ? तो कोर्ट में उस व्यक्ति के लिए हम याचिका दायर कर सकते हैं, उसी को जनहित याचिका कहा जाता है। ठीक है, जनहित याचिका का विचार जो है सर्वप्रथम यूएसए में आया था। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। भारत में एक न्यायाधीश थे पीएन भगवती, वही शुरू किए थे 1980 के दशक में। पीएन भगवती और VR कृष्ण अय्यर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, 1980 के दशक के प्रारंभ में। और जब जनहित याचिका भारत में लाया गया उसमें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो आपको YB चंद्रचूड़ थे। ठीक है, YB चंद्रचूड़, ये भी याद रखिएगा, पूछेगा कि जनहित याचिका जब आया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो YB चंद्रचूड़। लेकिन किस न्यायाधीश के द्वारा लाया गया? तो PN भगवती के द्वारा लाया गया और BR कृष्ण अय्यर के द्वारा लाया गया। ठीक है, और जनहित याचिका जो है हाईकोर्ट में भी पेश कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह जो है याचिका लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसमें कहा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए 243 का बी, ऑप्शन बी 243 का डी, ऑप्शन सी 243 का ई, ऑप्शन डी 243 का जी। तो इसका सही उत्तर होगा आपको 243 का डी। ठीक है, और पूछ देगा पंचायत का गठन अनुच्छेद 243 का बी में होता है। पंचायत का गठन अनुच्छेद 243 के बी में, पंचायत की अवधि कितने में है? 243 के ई में है। वहीं आपको पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था 243 का डी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 22। इसमें कहा रहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी ज्वालामुखी चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी कायांतरित चट्टान। इसका सही उत्तर क्या होगा? कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। इसमें कहा रहा कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन बी जनवरी फरवरी, ऑप्शन सी मई जून, ऑप्शन डी फरवरी मार्च। इसका सही उत्तर होगा आपको अक्टूबर नवंबर। और वापसी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 24। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? लघु हिमालय में, बृहत हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या असम हिमालय में? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है आपको लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय में। वहीं एवरेस्ट पूछ देगा, माउंट एवरेस्ट, तो बृहत हिमालय में स्थित है। वहीं K2 या कंचनजंगा तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है ये 25 प्रश्न संख्या 25। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मानसूनोत्तर वर्षा, ऑप्शन बी शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन सी मानसून पूर्व वर्षा और ऑप्शन डी मानसून वर्षा। तो आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मानसून पूर्व वर्षा यानी मानसून के आने के पहले जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। ऑप्शन सी होगा उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। कह रहा है कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी चंद्रमा। यानी परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों में अंतर है। परिभ्रमण मतलब खुद घूमना, खुद जो घूमता है उसे परिभ्रमण कहते हैं। परिक्रमण किसी वस्तु के चारों ओर घूमना, वो क्या हो गया? परिक्रमण हो गया। तो परिभ्रमण भी उस वही समान में करता है, वही समय में करता है, और परिक्रमण भी वही समय में करता है। कौन सा आकाशीय पिंड है? तो ये चंद्रमा है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। और पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन है। और परिभ्रमण काल 24 घंटा। यानी पृथ्वी जो है खुद कितना अपने घूमता है? तो 24 घंटा में घूम जाता है खुद। लेकिन परिक्रमण जो सूर्य का कितना दिन में करता है? 365 दिन में करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 27 में। ठीक है, इसमें कहा रहा कि यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए पायसीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी मिलार्ड अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मिलार्ड अभिक्रिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 में आइए। इसमें कहा रहा कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? सबसे अधिक आवृत्ति किस में होती है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी माइक्रो तरंग, ऑप्शन सी गामा तरंग, ऑप्शन डी परावैंगनी तरंग। तो देखिए, तो आवृत्ति को जो है बढ़ते क्रम में हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा जो है गामा तरंग में। उसके बाद जो सबसे अधिक आवृत्ति किस में है? तो एक्स में। उसके बाद किसका है? तो पैरावैंगनी में। यानी पैरावैंगनी में एक्स के बाद सबसे अधिक आवृत्ति है।
फिर आपको दृश्य में है, उसके बाद अवरक्त में है, और सबसे कम कौन तरंग में है तो रेडियो तरंग में। सबसे कम जो है आवृत्ति किसमें है, रेडियो में है, सबसे अधिक किसमें है तो गामा तरंग में है। ठीक है, वहीं यह क्रम जो उल्टा तरंगदैर्घ्य हो जाता है, यानी सबसे अधिक जो है तरंगदैर्घ्य किसमें होगा, रेडियो में, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा में होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक आवृत्ति पूछ रहा तो क्या होगा, तो आपको गामा तरंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 29। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन। ऑप्शन बी अपवर्तन और प्रकीर्णन। ऑप्शन सी अपवर्तन और बिखराव। ऑप्शन डी विवर्तन और परावर्तन। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, तीनों होगा। ठीक है, 29 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आइए प्रश्न संख्या 30 भी देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 का रहा कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में, तो इसका ऑप्शन ए है रेयॉन, कृत्रिम रेशा। ऑप्शन बी विनियोन। ऑप्शन सी सारन। ऑप्शन डी केबलर। इसका सही उत्तर होगा आपको बुलेट प्रूफ में किसका प्रयोग किया जाता है तो केबलर का। ठीक है, और पॉलीकार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है और लेमिनेटेड कांच का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, पॉलीकार्बोनेट का भी और लेमिनेटेड कांच का भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 31। इसमें कहा रहा कि प्रति उदरपातन की अभिक्रिया में परिवर्तित होती है। देखिए उदरपातन जो हो गया वो ठोस से सीधे गैस जो बनता है ना उसको उदरपातन कहते हैं, तो प्रति उदरपातन बोल रहा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गैस ठोस, ऑप्शन बी ठोस गैस, ऑप्शन सी तरल गैस, ऑप्शन डी गैस तरल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गैस ठोस, क्योंकि ठोस से सीधे गैस बन रहा था तो उदरपातन, अब प्रति बोल रहा तो गैस से सीधे ठोस, क्या हो गया, ए हो गया। अब प्रति उदरपातन को ही क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, निक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 32। इसमें कहा रहा कि किसका उपयोग जो है श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सोडियम क्रोमेट, ऑप्शन सी पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन डी लिथियम डाइक्रोमेट। इसका सही उत्तर होगा आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और बैल के बीज को जो है किस में रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोवा। तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणु। ठीक है, और डेंगू इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, विषाणु कारण होता है। कालाजार पेचिस किसके कारण होता है, प्रोटोजोवा के कारण होता है। दाद खाज किसके द्वारा होता है, तो कवक के कारण होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 में आइए। इसमें कहा रहा कि एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 15 ग्राम, ऑप्शन सी 20 ग्राम, ऑप्शन डी 25 ग्राम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 25 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन ए मशरूम, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी ह्यूमस। तो इसका सही उत्तर होगा ह्यूमस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 36। इसमें कहा रहा कि अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है। ऑप्शन ए भोजन रसधानी, ऑप्शन बी स्यूडोपोडिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर होगा आपको भोजन रसधानी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 37। इसमें कहा रहा कि जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए भाइसोप्रेसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी सोमैरोस्टेटिन। तो इसका सही उत्तर होगा भाइसोप्रेसिन। ठीक है, ऑक्सीटॉसिन क्या करता है, तो दूध निकालने में जो है, माँ के दूध निकालने में कौन सा हार्मोन सहायता होता है, तो ऑक्सीटॉसिन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन तो गर्भाशय की ग्रीवा को जो है चौड़ा करता है ये रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन फिर आइए प्रश्न संख्या 38 में। इसमें कहा रहा कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 39। इसमें कहा रहा आपको कि निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है। ठीक है, कार्य नहीं है, मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए रक्तदाब का नियंत्रण करना, ऑप्शन बी हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, ऑप्शन सी उपापचय का नियंत्रण करना, ऑप्शन डी पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। तो मेडुला ऑब्लिगेंटा का कार्य नहीं है तो रक्तदाब का नियंत्रण करना है,
हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना है, उपापचय का नियंत्रण करना है, लेकिन पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना मेडुला ओब्लंगेटा का नहीं है। इसका किसका काम है? तो सर्कोप्लाज्मिक जालिका का है यह काम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 40। इसमें कहा रहा कि ओटोवन गुइरेरेक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ओटोवन गुएरिके जो है 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ऑप्शन ए डीजल इंजन, ऑप्शन बी वायु पंप, ऑप्शन सी जेट इंजन, ऑप्शन डी प्रतिदीप्ति विद्युत लैंप। इसका सही उत्तर होगा वायु पंप, ठीक है। और डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने किए थे, ठीक है। और जेट इंजन के फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 41। इसमें कहा कि अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर्थिक लगान, ऑप्शन बी निवल लगान, ऑप्शन सी आभासी लगान, ऑप्शन डी अधिसमान लगान। इसका सही उत्तर क्या होगा? आभासी लगान, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 42। इसमें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? ऑप्शन ए हवाना, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी ब्रेटन वुड। किस सम्मेलन के दिन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन का दिन है। कब गठन किया गया? 1944 में, ठीक है। रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 43। इसमें कहा कि निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? क्या? तो व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी श्रीमती गौरी देवी, ऑप्शन सी कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो देखिए सभी का जो संबंध जो है चिपको आंदोलन से है, लेकिन पूछ रहा है कि व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत का, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर देखिएगा चिपको आंदोलन से जुड़ी थी कौन? चंडी प्रसाद भट्ट था। और शुरू किसने चिपको आंदोलन की थी? श्रीमती गौरा देवी ने, ठीक है। और प्रवर्तक बोल देगा कि चिपको आंदोलन प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 44। इसमें कहा रहा कि लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आता है? लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए टाइगा बायोम, ऑप्शन बी शीतोष्ण बायोम, ऑप्शन सी टुंड्रा बायोम, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय बायोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय बायोम, ठीक है। और लानोज कहाँ की घास है? तो वेनेजुएला का। कंपोज कहाँ का है? तो ब्राज़ील का, ठीक है। वेनेजुएला और कोलंबिया दोनों में पाया जाता है लानोज। और पंपास कहाँ का है? तो अर्जेंटीना का है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 45। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? टेरेस्ट्रियल बायोम मतलब शंकुधारी वन का, ठीक है। टेरेस्ट्रियल बायोम का अर्थ क्या होता है? शंकुधारी वन का। ऑप्शन ए टाइगा, ऑप्शन बी एस्चुअरी, ऑप्शन सी केल्प फॉरेस्ट, ऑप्शन डी कोरल रीफ। तो इसका क्या शंकुधारी वन का कौन सा उदाहरण है? टाइगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 46। इसमें कहा कि G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? G20 के 18वें सम्मेलन का। ऑप्शन ए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ऑप्शन बी एक पृथ्वी एक प्रकृति एक जीवन, ऑप्शन सी एक विश्व एक परिवार एक जीवन, ऑप्शन डी एक पृथ्वी एक प्रकृति एक भविष्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 में आ जाइए। इसमें कहा रहा कि मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ऑप्शन बी ज्ञान अर्जन की क्षमता, ऑप्शन सी अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, ऑप्शन डी स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। तो इसका सही उत्तर हो क्या होगा? ऑप्शन डी स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता जो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 48। इसमें कहा रहा कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1960-61, ऑप्शन बी 61-62, ऑप्शन सी 1962-63, ऑप्शन डी 1963-64। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1960-61, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न संख्या 49। इसमें कहा रहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 35%। इसका सही उत्तर होगा क्या? 15%, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न संख्या 50। इसमें कहा कि निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? ऑप्शन ए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन बी जो है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सतमंगलम बाघ रिजर्व आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ है? केरल में। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी 1, 3, 4 1, 3, 4
यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कावेरी बेसिन में स्थित है। सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है कावेरी बेसिन में स्थित है। लेकिन पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो आंध्र प्रदेश में है वो कावेरी बेसिन क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक है, अब आइए कुछ जो है स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुत्ता को पालतू किस काल में बनाया गया था? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आया? नव पाषाण काल में। फिर सबसे पहले कुत्ता को पालतू किस काल में बनाया? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कोल्डिहवा से। ठीक है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में? नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में? नव पाषाण काल में। आग का उपयोग जो है नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हुआ, लेकिन आग का उपयोग किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कहा रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? यानी प्रयोग किया गया अनाज कौन सा है मानव द्वारा? जौ या यव। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तो तांबा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो लोथल और सुतकोतदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? लोथल एवं सुतकोतदा थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो है संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा है? किसने कहा? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने। आज आपका सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा कराए जा रहे सेट डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे मेरे चैनल को। ठीक है, और अगर इस सेट का जो है प्रैक्टिस सेट का आप टेस्ट देना चाहते हैं तो जो है ग्रुप मतलब कोई टेलीग्राम ग्रुप है उसमें टेस्ट डेली होता है। ठीक है, 5:30 बजे से आप लोग को जो है टेलीग्राम का लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप लोग जो है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।